लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट्स फिक्स कर दी गई हैं। तो जैसे लेंथ की एसआई यूनिट थी मीटर, मास की थी केजी, टाइम की थी सेकंड। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि 1 मीटर कितना है, तभी तो हम मेज़र कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए 1 केजी कितना होता है, हमें पता होना चाहिए 1 सेकंड कितना होता है, तभी तो मेज़र किया जा सकता है चीज़ों को। तो पहले हम बात करेंगे 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है? देखिए, 1 मीटर इतनी वेवलेंथ, जब इतनी वेव्स बन जाएंगी, इतनी वेव्स की जो लंबाई होगी, उस लंबाई को हम 1 मीटर कहेंगे। और ये जो वेव्स हैं वो किसकी हैं? ऑरेंज लाइट की, या ऑरेंज कलर की रेडिएशन निकल रही है। और कहाँ पे निकल रही है? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एयर भी नहीं है। तो ऑरेंज लाइट की रेडिएशंस जब निकल रही हैं, और उस रेडिएशन की जब इतनी सारी वेवलेंथ को हम काउंट कर लेंगे, जितनी भी लंबाई होगी जिसमें इतनी सारी वेवलेंथ आ रही है, उसको हम 1 मीटर कहेंगे। और ये वेवलेंथ किसकी है? ऑरेंज लाइट की है। और ये रेडिएशंस कहाँ से निकल रही हैं? क्रिप्टन 86 का जो आइसोटोप है, उसमें से ये ऑरेंज कलर की रेडिएशंस निकल रही हैं। तो मान लीजिए ऐसे रेडिएशंस निकल रही हैं, तो ये ऐसे, ये एक वेवलेंथ हो गई। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो एक वेवलेंथ है, फिर एक और वेवलेंथ, फिर एक और वेवलेंथ, फिर एक और वेवलेंथ। तो ऐसे एक एक वेवलेंथ, ये वेव की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और वेवलेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और वेवलेंथ। तो इतनी सारी वेवलेंथ्स की जो लंबाई होगी उसे 1 मीटर कह दिया जाएगा। तो इस तरह से फिक्स हो गया कि भाई 1 मीटर आपको कैसे नापना है अगर आपके पास 1 मीटर का स्केल नहीं है तो। या मान लो दुनिया में सारे 1 मीटर के स्केल खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी तरह से, किसी के पास भी 1 मीटर का स्केल नहीं है, सारे स्केल ही खत्म हो गए हैं, तो 1 मीटर कैसे नापा जाएगा? फिर से ऐसे नाप लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 1 किलोग्राम किसे कहा जाएगा। तो 1 किलोग्राम, 1 किलो का जो आपने बटा देखा होगा जो सब्जी वाले के पास होता है ना, तो वो तो खैर एक तरह से प्रोटोटाइप है, वो एक दूसरे बटे के हिसाब से नाप के बना दिया गया है। अब सोचिए, जो 1 किलो के बटे हैं सबके पास है, वो दुनिया में से गायब हो जाते हैं, किसी के पास भी 1 किलो का बटा नहीं, आधा किलो का भी नहीं, कोई बटा नहीं बचा। तो अब 1 किलो कैसे नापेंगे? तो उसके लिए देखो क्या किया गया है। ये कहा गया है कि 1 किलोग्राम किसे कहा जाएगा? एक प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय है, ठीक है। तो प्लेटिनम और इरिडियम का एक एलॉय बनाया गया है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और उसका डायमीटर उसकी हाइट के इक्वल है। तो एक सिलेंडर है ऐसा जो कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय से बना है, और इसका डायमीटर और इसकी हाइट क्या है? इक्वल। उसका जितना भी वेट है, जितना भी मास है, उसे वेट नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे। तो उसका जो मास होगा उसे 1 kg कहा गया है, ठीक है। वेट और मास में डिफरेंस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए सारे 1 किलो के बटे खत्म हो जाते दुनिया से, तो हम इस वाले सिलेंडर को उठाएंगे और उससे नाप नाप के 1 किलो के बटे फिर से बना लेंगे, ठीक है। और इससे बहुत संभाल के रखा गया है। 1 सेकंड किसे कहा जाएगा? देखिए, तो क्या हो रहा है, हमारे पास सीजियम 133 एटम है, इसमें से क्या हो रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में है, इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। तो इस सीजियम 133 एटम से रेडिएशन निकल रही हैं और ये ग्राउंड स्टेट में है। अब जो रेडिएशंस निकल रही हैं, तो इतनी सारी वाइब्रेशंस, या कह लो इतनी सारी वेव्स बनने में जो समय लगा है, जैसे देखिए ये एक वेव बन गई, फिर एक बन गई, तो इस तरह से ये एक वेव बनी, फिर अगली ऐसे बन गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से वेव्स बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। तो सीजियम 133 एटम क्या कर रहा है? ये रेडिएशंस छोड़ रहा है, और इस रेडिएशंस की जब इतनी सारी वेव्स बन जाएंगी, तो जो भी समय लगा है उसे 1 सेकेंड कह दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी डेफिनेशंस भी समझेंगे ज़रूर, और इससे फिर आपको देखिए याद रखना आसान रहेगा, रटने से काम नहीं चलता है सिर्फ। चलिए अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर करंट कब माना जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट कब माना जाएगा? देखिए, दो स्ट्रेट सीधी पैरेलल वायर्स है हमारे पास, ठीक है। उनकी लंबाई इनफाइनाइट है, मतलब बहुत लंबी है वो, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब नेग्लिजिबल है। बहुत पतली पतली दो वायर्स हैं, स्ट्रेट पैरेलल लगा दी हमने, ऐसे मान लीजिए, ऐसे लगा दिए, ऐसे।
और प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो इन दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया गया। दो वायर्स रखी हमने, दोनों को पैरेलल, और उनकी लंबाई इनफाइनाइट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, ना के बराबर है। उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा है वैक्यूम में, ठीक है, और उनमें करंट पास कर दिया हमने। जब करंट पास कर दिया है तो हम देख रहे हैं कि वो दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और जब फोर्स इतना लगने लग जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 न्यूटन, तब जो वायर में करंट पास किया गया है, तब जो वायर्स में करंट पास किया गया है उसे क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा। और ये फोर्स इतना लग रहा है कितनी वायर पर, 1 मीटर लंबाई वाली वायर पर। वैसे तो वायर की लंबाई इनफाइनाइट है, तो 1 मीटर लंबी वायर पर जब इतना फोर्स लग रहा होगा, जो जैसे मान लेते हैं हमारी वायर है, इसके साथ हमने एक और वायर रख दी ऐसे, दोनों वायर्स बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो हम एक काम करते हैं, दोनों का रिफिल निकाल लेते हैं। तो दो वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ की, बहुत पतली हैं, तो एरिया ना के बराबर है इनका। इनके बीच में दूरी हमने 1 मीटर कर दी है, बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह भी नहीं है, वैक्यूम है पूरा। अब इन वायर्स में करंट चल रहा है। जब इस वायर पर, इस वायर की 1 मीटर मान लीजिए इतनी लंबाई है, तो इतनी लंबाई पर जब इतना फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का चाहे रिपल्शन का, तब हम कहेंगे कि इसमें 1 एम्पियर करंट चल रहा है। तो इस तरह से 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एक केल्विन की डेफिनेशन क्या बनती है देखिए। तो एक केल्विन क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर वाटर अपने तीनों फेजेस में है, यानी कि गैस की फॉर्म में भी है, सॉलिड की फॉर्म में भी है और लिक्विड की फॉर्म में भी है। तो तब जो उसका टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर का 1/273.16 कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी उसे 1 केल्विन कहा जाएगा, ठीक है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर है उसका 1/273.16 करके जो वैल्यू आती है उसे 1 केल्विन कहा जाता है। अब बात करते हैं 1 कैंडेला। तो कैंडेला किसकी यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी की। तो 1 कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि एक तरह से ब्राइटनेस मान लीजिए। तो 1 कैंडेला ब्राइटनेस कब होगी, जब हमारे पास क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जो प्लेटिनम का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, उतना टेम्परेचर कर दिया हमने उस ब्लैक बॉडी का, और इतना प्रेशर रखा है हमने। तो अब क्या होगा, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमने फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर जितना कर दिया है, और उसका प्रेशर हमने इतना कर दिया है, ठीक है। अब उसमें से जो ब्राइटनेस, उस ब्लैक बॉडी में से जो भी ब्राइटनेस निकल रही है, जो भी उसकी इंटेंसिटी होगी, जो भी लाइट निकल रही होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है, और इसका टेम्परेचर हमने फ्रीजिंग प्लेटिनम जितना कर दिया और प्रेशर कितना कर दिया, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके 90 डिग्री जस्ट ऐसे। तो इस डायरेक्शन में जो भी इंटेंसिटी होगी लाइट की, जितनी भी ब्राइटनेस होगी, ठीक है, कितने एरिया में, इतने एरिया में। इतने एरिया का मतलब ये है कि हमारा जो ये ब्लैक बॉडी है उसका एरिया हमने इतना कर दिया है। वैसे तो आप ब्लैक बॉडी जितना बड़ी करते रहेंगे उसमें से रेडिएशंस ज़्यादा निकलती रहेंगी, तो फिर कैसे ब्राइटनेस नापेंगे। तो हमने क्या किया, अपनी ब्लैक बॉडी का एरिया इतना कर दिया है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का एरिया इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। अब उसमें से जितनी भी लाइट निकल रही है उसकी जो ब्राइटनेस होगी उसे 1 कैंडेला कह देंगे। और लाइट जो निकल रही है किस दिशा में देखनी है, जो ब्लैक बॉडी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखनी है। उसके परपेंडिकुलर में जितनी भी लाइट निकल रही है, इतने एरिया वाली ब्लैक बॉडी और इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर वाली ब्लैक बॉडी से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 1 मोल। 1 मोल क्या होता है देखो। तो 1 मोल क्या है कि जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कितनी, जितनी की एग्जैक्टली 12 ग्राम। हमने 12 ग्राम कार्बन लिया, C12 वाला, C12 कार्बन को 12 ग्राम रखा हमने। अब C12 12 ग्राम जब रख दिया गया है, तो जितने भी कार्बन के एटम्स हैं, कितने में, 12 ग्राम में। तो जब C12 वालों को हमने एक तरफ 12 ग्राम रख दिया, इधर रख दिया, जितने भी कार्बन एटम्स आ रहे हैं
उतनी ही चीज को 1 मोल कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन C12 रख दिया है। अब गिन लिया इसको, 1 2 3 4, कितने कार्बन है इस 12 ग्राम कार्बन में। जितने भी वो कार्बन के एटम्स होंगे उसे कहा जाएगा 1 मोल। वैसे गिना नहीं गया है क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। बस ये मान के चलिए आप कि 12 ग्राम C12 जब भी रखा जाएगा उसमें जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसी संख्या को, उसी नंबर को 1 मोल कहा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 दर्जन केले रख दूँ तो कितने केले आएंगे उसमें, 12। तो इस तरह से पता लग गया ना कि 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। ऐसी जब 12 ग्राम कार्बन रख देंगे तो फिर जितने भी कार्बन के एटम्स आ रहे हैं उसमें, वही क्या है, जितने भी कार्बन के एटम्स आ रहे हैं उन्हीं को ही 1 मोल कहा जाएगा। चलिए बात करते हैं रेडियन की। रेडियन किसे कहा जाएगा, तो ये इसकी डेफिनेशन, मतलब मैं समझाता हूँ फिर आपको पता लगेगा एक रेडियन किसे कहेंगे। तो हमारे पास देखिए एक सर्कल है, ये रेडियस है और ये आर्क है। सर्कल का एक पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। तो अगर जितनी बड़ी रेडियस है उतनी बड़ी यहाँ पे आर्क भी है। ठीक है, ये इतनी बड़ी है तो ये भी इतनी बड़ी है, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है आप ये देख पा रहे होंगे ना, ये दो रेडियस है, ये आर्क है पहले हमारी। मान लीजिए रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आर्क भी कितनी बनाई हमने, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की आर्क, ऐसे हमने दो रेडियस बना दी। अब जो एंगल बन रहा है इसे कहा जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन कि 1 रेडियन कौन सा एंगल होगा, जो भी सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, जो कि कौन बना रहा है, हमारी आर्क बना रही है, और जितनी लेंथ ऑफ आर्क है उतनी हमारी रेडियस है। तो इस तरह से ये 1 रेडियन आपको पता चल गया होगा क्या होता है। तो इस रेडियन को कैसे निकाला जा सकता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से आप फॉर्मूला भी एक याद रखेंगे, ये भी काम आता है। और अगर लेंथ और रेडियस बराबर हुए तो जो ये रेडियन निकाल रहे हो आप, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना। ये तो मैंने आपको समझाया कि जब भी लेंथ ऑफ आर्क 1 होगा, अरे लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो एंगल है इसे 1 रेडियन कहेंगे। तो यहाँ पे वही है कि अगर L बराबर R, ये लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस इक्वल हो गई तो जो है जो हमारा यहाँ पे प्लेन एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन क्या होता है, ये सॉलिड एंगल है। ये कैसे बनेगा, इस बार सर्कल नहीं, इस बार हमारे पास स्फीयर है। तो ये रहा स्फीयर का एक एरिया, इस एरिया ने यहाँ पे एंगल बनाया तो इसे कहा जाएगा सॉलिड एंगल। अब ये 1 स्टीरेडियन कैसे होगा, देखिए 1 स्टीरेडियन तब होगा जब, ये देखिए ये डेफिनेशन है कि एक स्टीरेडियन एंगल किसे कहा जाएगा, कि जो स्फीयर है वहाँ पर एंगल सबटेंड जो हुआ है उसे 1 स्टीरेडियन तब कहा जाएगा जब क्या होगा, देखिए कि जो एरिया है ना, ये एरिया सरफेस एरिया जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया है, ये एरिया अगर हम किसके इक्वल कर दें, एक स्क्वायर के इक्वल कर दें। ठीक है, तो इस एरिया को हमने एक स्क्वायर के इक्वल कर दिया है, और वो जो स्क्वायर का एरिया है वो किसके इक्वल है, जो ये रेडियस है ना, रेडियस को आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो, यानी कि जो हमारा ये एरिया है, रुकिए ये फिल तो मैंने निकाल ही दिया, ये जो एरिया है ये किसके इक्वल आ गया, हमारे एक स्क्वायर के इक्वल आ गया। रेक्टेंगल लग रहा है, यार रेक्टेंगल लग रहा है, चलो इसको स्क्वायर बना देते हैं, इधर बनाते हैं फिर से एक बार, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया इस एरिया के बराबर है, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, जितनी इस स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, तो ये साइड हो गई आर आर आर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो एरिया है ये किसके इक्वल है, स्क्वायर के एरिया के इक्वल। और ये जो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, जितनी ये रेडियस है उतनी साइड करके। यानी कि एक स्टीरेडियन वो एंगल है जो एक सरफेस यहाँ सेंटर पर बना रहा है। ठीक है, और इस सरफेस का एरिया कितना है, उस स्क्वायर के इक्वल है जिसकी साइड कितनी है, इसकी रेडियस के बराबर। तो सॉलिड एंगल हम स्टीरेडियन में कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो भी एरिया हमारा कट आउट है वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा स्फीयर का, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरह से आप 1 स्टीरेडियन की डेफिनेशन समझ गए होंगे, और जब भी आपको स्टीरेडियन एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो ये एरिया है
ये किसके इक्वल हो जाए, अगर एक स्क्वायर के एरिया के इक्वल हो जाए जिसकी साइड आर है, तब क्या होगा, जो एंगल बनेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल वो कितना होगा, 160 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर एक डेफिनेशन को एक बार समझ जरूर लीजिए, उसके बाद आपके लिए याद करना आसान रहेगा।